नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले 5 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर 446 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च हुए। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने कहा कि इन खर्चों में निजी फ्लाइट का खर्च भी शामिल है। निचले सदन में मंत्री की ओर से पेश ब्यौरे के अनुसार वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री की यात्रा पर 121 करोड़ 85 लाख रुपए और वर्ष 2016-17 में 78 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च हुए। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में 99 करोड़ 90 लाख रुपए और वर्ष 2018-19 में 100 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च हुए। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर 46 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च हुए। यानी कुल मिलाकर 5 साल में मोदी ने विदेश यात्रा पर 446 करोड़ रुपए और 52 लाख रुपए खर्च किए हैं। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 15,000 का इनामी बदमाश धर्मपाल यादव घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए 15,000 रुपए के इनामी बदमाश पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश ने गढ़ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर उड़द के ट्रक लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की गोली से घायल हुए बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। SHO गढ़ मैं हमराह थाना क्षेत्र में गश्त व चेकिंग हेतु भ्रमणशील थे, तभी मुखबिर द्वारा भ्रमण व चेकिंग के दौरान सूचना दी गई कि 31/12/2019 व 1/1/2020 की रात्रि में हुई उड़द वाली लूट की घटना में संलिप्त अपराधी धर्मपाल अपने एक साथी के साथ बिना नंबर की मोटरसाइकिल से अल्लाह बकसपुर के फाटक की तरफ से मीरा की रेती की तरफ आने वाला है, जिस पर थाना गढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 5/2020 धारा 395, 412 व 328 IPC दिनांक 1/1/2020 पंजीकृत है, जिस पर 15,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित है। सूचना पर SHO गढ़ मैं हमराह व थाना मोबाइल को साथ लेकर मुखबिर के बताए स्थान की तरफ रवाना हुए। मुखबिर के बताए स्थान की तरफ रवाना होने पर फाटक के पहले ही सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया, जो मोटरसाइकिल नहीं रुकी और पीछे मुड़कर भागने लगे। पीछे मुड़कर भागने के प्रयास के दौरान मोटरसाइकिल फिसल गई और दोनों गिर पड़े। मोटरसाइकिल में पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस को ललकारते हुए पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी ने अपने बचाव में फायर किया, जिसपे अभियुक्त धर्मपाल के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। दूसरा साथी पप्पू अंधेरे में जंगल की तरफ भाग गया, जिसका पीछा किया गया परंतु नहीं गिरफ्तार हुआ। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल व 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया। साथ में एक कारतूस जिंदा व एक खोखा भी बरामद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नारी शक्ति को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को उन 7 महिलाओं को सौंप दिया जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम किया है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी उनके साथ थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार की बीना देवी को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। मशरूम की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्हें मशरूम महिला के रूप में जाना जाता था। वह टोटिया बम्बर ब्लॉक के धौरी पंचायत की सरपंच हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 103 साल की मनकौर एथलेटिक्स में उनकी उपलब्धियों के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आरिफा जान को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया क्योंकि उन्होंने 25 से अधिक कश्मीरी कारीगरों को रोजगार दिया है और 100 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। 12 अवार्ड्स हैं, कुछ अवार्ड्स संयुक्त रूप से भी दिए जा रहे हैं। इस तरह से 15 अवार्डीज आज मौजूद हैं। माननीय राष्ट्रपति जी से हमारा निवेदन है कि कृपया ये पुरस्कार नारी शक्ति पुरस्कार अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। आरिफा जान श्रीनगर, जम्मू तथा कश्मीर तमाम चुनौतियों का मुकाबला करते हुए आपने कश्मीर हस्तकला नुमधा को न सिर्फ पुनर्जीवित किया बल्कि 100 महिलाओं को प्रशिक्षित करके कई लोगों को प्रेरित भी किया। बीना देवी, मुंगेर, बिहार। आपको मशरूम महिला के रूप में जाना जाता है। आप एक ऐसी मशरूम उत्पादक हैं जो सरपंच भी रह चुकी हैं। आपने किसानों को मशरूम खेती, ऑर्गेनिक खेती तथा ऑर्गेनिक कीटनाशक बनाने को प्रेरित किया। चामी मुर्मू, राजनगर, झारखंड। आपको लेडी टार्जन के रूप में भी जाना जाता है। आप जंगलों तथा वन्य जीवन को संरक्षित करने के प्रति न सिर्फ श्रद्धा से समर्पित हैं बल्कि क्षेत्रीय लोगों के जीवन यापन में आप मदद भी कर रही हैं। कलावती देवी, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आप एक महिला रानी मिस्त्री हैं। कानपुर के अंदर तथा आसपास के गांवों में 4000 से ज्यादा टॉयलेट्स बनाने में आपका योगदान है। कानपुर को ODF बनाने के लिए आप एक प्रेरणा ज्योति के रूप में जुटी हैं। कौशिकी चक्रवर्ती, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। आप एक शास्त्रीय कंठ संगीतज्ञ हैं। आपने कई नामी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोहों में शिरकत की। आपने सखी वुमेन म्यूजिकल ग्रुप की स्थापना की जो पहला महिला शास्त्रीय बैंड है। निल्जा वांगमो, लेह, लद्दाख। आप अब तक का पहला ऐसा लद्दाखी किचन चला रही हैं जो लद्दाख के खास लजीज तथा यहाँ तक कि भूले बिसरे पकवानों को परोसता है। आपके किचन में कई युवा ग्रामीण महिला कर्मी हैं जिन्हें आपने खुद ने प्रशिक्षित किया है। पडाला भूदेवी, श्रीकाकुकम, आंध्र प्रदेश। आप एक कृषि वेत्ता तथा एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से आदिवासी महिलाओं, विडोज तथा पोडुलैंड्स के विकास की दिशा में अथक योगदान दिया। रश्मि ऊर्ध्वार देशे, पुणे, महाराष्ट्र। आप पिछले 60 सालों से ऑटोमोटिव तथा R&D प्रोफेशनल हैं। आपने एमिशन मेजरमेंट में योगदान देकर भारत की पहली एमिशन लेबोरेटरी स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदारनी मानकौर, पटियाला, पंजाब। उम्र 103 वर्ष। आपको चंडीगढ़ का चमत्कार के रूप में जाना जाता है। आपने एथलेटिक में आश्चर्यजनक रूप से सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की।
आपने अपना एथलेटिक करियर 93 साल की उम्र में शुरू किया। आप फिट इंडिया अभियान से जुड़ी हुई हैं। आपने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, मोहना सिंह, आप भारतीय वायु सेना में बतौर फाइटर पायलट कमीशन पाने वाली पहली महिला बैच हैं। आप तीनों ऐसी भारतीय महिला पायलट हैं जिन्होंने MiG-21 में सोलो उड़ान भरी है। अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, मोहना सिंह, काशी तथा नुंगशी मलिक, देहरादून, उत्तराखंड। आप ऐसी जुड़वा बहनें हैं जिन्होंने कई गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इन्होंने दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटी जिसमें एवरेस्ट भी शामिल है की फतह के साथ साथ उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की स्कीइंग पूरी की। काशी मलिक, नुंगशी मलिक, कार्तियानी अम्मा, LP केरला, उम्र 98 वर्ष। सीखने की कोई आयु सीमा नहीं होती। आपने क्लास 4 के बराबर की साक्षरता प्राप्त की। आप कॉमनवेल्थ की लर्निंग गुडविल एम्बेसडर हैं। यूपी के बांदा जिले में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ शादीशुदा प्रेमी के साथ पकड़े जाने पर अविवाहित प्रेमिका की मां ने अपनी ही बेटी के साथ बीच सड़क पर मारपीट कर हंगामा काटा। इस पर राहगीरों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो बनाते हुए प्रेमिका ने जब लोगों को देखा तो उन्होंने मोबाइल छीन कर तोड़ने का प्रयास किया। मां द्वारा बेटी को पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें कि प्रेमिका कृषि विश्वविद्यालय में संविदा कर्मचारी है और उसके प्रेम संबंध 2 बच्चों के पिता बबलू नाम के युवक से कई वर्षों से चले आ रहे हैं। प्रेमिका ड्यूटी जाने के बहाने घर से निकलकर बबलू यादव के साथ घूम रही थी। उसी समय प्रेमिका की मां ने अपनी बेटी को प्रेमी के साथ घूमता हुआ देख उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने युवती के बाल पकड़कर बीच सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। साथ ही जमकर हंगामा काटा। मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। प्रेमिका की मां का कहना है कि बबलू यादव की 2 शादी हो चुकी हैं। पहली पत्नी मर चुकी है और उसने दूसरी शादी की है। दोनों से एक बेटी है। इसने मेरी बेटी को भी नौकरी के लालच में अपने प्रेम जाल में फंसाया है। फिरोजाबाद जनपद के टूंडला में महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति ने जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस वे ट्रेन चलाई। रविवार को ट्रेन के स्टाफ को रेल अधिकारियों ने सम्मानित भी किया। टूंडला जंक्शन पर रविवार को जब जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची तो यहां महिला दिवस के मौके पर पूरी गाड़ी महिला कर्मियों के हवाले की गई। गाड़ी की चालक अर्चना कुमारी, निधि शुक्ला, गार्ड भानु छत्री, TTE पुष्पलता और भाग्यश्री, RPF में नेहा पाल, रचना पटेल, लक्ष्मी सिंह थी। इस दौरान रेल चालक अधिकारी, गार्ड अधिकारी के अलावा अन्य लोग भी मौजूद थे। महिला रेल कर्मियों ने प्रत्येक क्षेत्र में आधी आबादी को आगे आने के लिए आह्वान किया और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। जोधपुर से चलकर गाड़ी टूंडला जंक्शन पर पहुंची। यहां ट्रेन में महिला स्टाफ सवार हुआ और गाड़ी रवाना की गई।
स्टेशन अधीक्षक अमर सिंह ने गुलाब का फूल भेंट करके ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन टूंडला से जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस को रवाना करने से पहले यहां मौजूद यात्रियों ने भी महिला स्टाफ का स्वागत किया। टूंडला जंक्शन पर यात्रियों ने महिलाओं की हौसला अफजाई की। इस ट्रेन को टूंडला का महिला स्टाफ कानपुर तक लेकर जाएगा। इसके बाद कानपुर से इलाहाबाद तक के लिए महिलाओं का दूसरा स्टाफ शामिल होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि महिलाएं आज घर से निकलकर रेल का संचालन करने के लिए हमारी पूरी टीम जा रही है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को लेकर। और मैं चाहूंगी कि जो बच्चे हमें देख रहे हैं यहाँ पे, अगर इनमें से एक दो कोई भी लड़की इंस्पायर होती है, वो भी कल के दिन में पैरों पे खड़े होने के लिए आगे आती है, तो यही मेरी सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा मेरी लाइफ का, कि मुझे देखकर अगर या मेरे स्टाफ को देखकर कोई एक लड़की भी इंस्पायर हो जाए कि मुझे भी अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो यही मेरा अचीवमेंट है। पहले लोग कहते थे आप थाने में मत जाइए, थाने में अगर कोई भी महिला गई तो उसकी छवि धूमिल होगी, जबकि आज वहाँ पर महिला बल सदस्य इतनी उपस्थित है कि महिला की हर एक प्रकार की समस्या को अच्छी तरह सुना जाता है व उसका समाधान किया जाता है। वो जमाने चले गए जब थानों में महिलाएं नहीं होती थी, उनकी समस्याओं का सही तरीके से समाधान नहीं किया जाता था। आज महिलाएं उपस्थित है तो समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भली भांति तरीके से कराती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शिव विहार इलाके में हुई हिंसा के दौरान मिठाई की दुकान के वेटर 22 वर्षीय दिलवर नेगी की नृशंस हत्या के आरोपी शहनवाज उर्फ सानू को अपराध शाखा की एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। दिलवर नेगी मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के थाना पैथानी क्षेत्र के गांव रोकड़ा का रहने वाला था। शहनवाज ने 24 फरवरी को हिंसा के दौरान बुक स्टोर और मिठाई की दुकान के साथ कई दुकानों में आग लगाई थी। उसने भीड़ के साथ दिलवर नेगी को जमकर यातनाएं दी थी। दोनों हाथ काटने के बाद दंगाइयों ने उसे जिंदा जला दिया था। चश्मदीद के खुलासे के बाद उसे पहचान कर गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ करके उसके साथियों की तलाश की जा रही है। अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त राजेश देव ने बताया कि 26 फरवरी को पुलिस ने शिव विहार में मिठाई की दुकान में दूसरी मंजिल से दिलवर नेगी का शव बरामद किया था। उसकी हत्या बहुत ही बेरहमी से की गई थी। 28 फरवरी को गोकुलपुरी थाने में इस संबंध में हत्या के अलावा दंगे, आगजनी और सबूत मिटाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। अपराध शाखा की एसआईटी को छानबीन के दौरान हिंसा का एक चश्मदीद मिल गया। उसने बताया कि 24 फरवरी को शिव विहार तिराहे के पास आरोपी शहनवाज उर्फ सानू भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। उसने और साथ मौजूद लोगों ने पथराव के बाद दुकानों में तोड़फोड़ और तलाशी लेने के बाद लूटपाट की। शहनवाज ने वहां किताबों की दुकान और अनिल स्वीट हाउस में हिंसा शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपी अंदर घुसे और आगजनी शुरू कर दी। हिंसा के दौरान ही आरोपियों ने दूसरी मंजिल पर जाकर दिलवर नेगी की बेरहमी से पिटाई की और हाथ काटने के बाद उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। चश्मदीद से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है। जौहर यूनिवर्सिटी को यूपी सरकार कभी भी अधिग्रहित कर सकती है, क्योंकि 170 करोड़ की इस यूनिवर्सिटी में 105 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से लगे हैं। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी में चकरोड़ और करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन भी लगी है। प्रशासन ने इन्हीं 3 बिंदुओं के आधार पर शासन को रिपोर्ट भेजते हुए यूनिवर्सिटी के अधिग्रहण की संस्तुति की है। जौहर यूनिवर्सिटी सपा सांसद आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सपा शासन में इसे खोला गया था। अब इस यूनिवर्सिटी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यूनिवर्सिटी के लिए तमाम तरीके से जमीन हथियाने के आरोप सपा सांसद आजम खां पर लगे हैं। सपा सांसद इसके फेरे में फंसने के बाद संकट में हैं और इस वक्त जेल में हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में तमाम सरकारी जमीन होने की बात कही गई है। अब इस यूनिवर्सिटी को सरकार अधिग्रहण कर सकती है। प्रशासन की ओर से जो रिपोर्ट भेजी गई है उसके मुताबिक जौहर यूनिवर्सिटी में बने भवनों की औसतन लागत करीब 170 करोड़ रुपए है।
रिपोर्ट के मुताबिक 170 करोड़ रुपए में से 105 करोड़ रुपए के भवन सरकारी खर्च से सरकार के विभिन्न विभागों ने बनवाए हैं। कई सड़कें भी पीडब्ल्यूडी द्वारा बनवाई गई हैं। जमीनों का कुछ हिस्सा भी सरकारी है। पूर्व कांग्रेसी नेता फैजल लाला के पत्र के आधार पर पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। यह मामला जुलाई 2019 का है, जब फैसल ने राज्यपाल को पत्र लिखा था। उन्होंने यूनिवर्सिटी में सरकारी धनराशि लगी होने के साथ ही सरकारी जमीन होने की बात कहते हुए सरकार से यूनिवर्सिटी का अधिग्रहण करने की मांग की थी। जौहर यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान है, लेकिन आजम खान इसको अपनी प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करते आ रहे थे। ये वो इदारा है जो मुसलमानों के नाम पर आजम खान ने शुरू किया, लेकिन अपने पेट भरने के लिए, अपने बैंकों के खाते भरने के लिए वहाँ पे ग्रेजुएशन और दीगर कोर्स 50,000, 60,000 और 1 लाख रुपए में कराए जा रहे थे। तमाम पैसा यहाँ पे चंदे का मुसलमानों ने लगा रखा है बड़े पैमाने पर। इसके साथ ही 60 से 70% पैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके अंदर लगाया था। आजम खान की जेब से इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक चवन्नी भी नहीं लगी थी। बावजूद इसके यहाँ पर बहुत महंगे दामों पर शिक्षा को लगातार बेचने का काम किया जा रहा था। अल्पसंख्यकों के नाम पर जो पैसा आजम खान अर्जित कर रहे थे वो अपने घर और ख़ानदान के लिए अर्जित कर रहे थे, क्योंकि जौहर ट्रस्ट सिर्फ आजम खान का प्राइवेट ट्रस्ट है जिसमें उनके घर के सदस्य और पोस्ट होल्डर हैं। इसी सब बातों को देखते हुए हमने अब से कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक साहब के सामने ये प्रपोजल रखा था कि जौहर यूनिवर्सिटी को अति शीघ्र ही सरकार अधिग्रहण करे और सरकार के दिशा निर्देश पर सरकार का प्रशासक बैठे और इस यूनिवर्सिटी को सरकार चलाए। जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर सरकार का कंट्रोल है, तो वहां पे शिक्षा बहुत सस्ते और मामूली दामों पर दी जाती है। इसीलिए हमने ये मांग रखी थी और हमने जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से भी ये प्रस्ताव शासन को भिजवाया था अब से कुछ महीने पहले, जिस पर अब संज्ञान लेने की चर्चा बहुत तेज हो गई है। जिलाधिकारी महोदय ने ये रिपोर्ट शासन को भेजी है कि जौहर यूनिवर्सिटी को सरकार टेक ओवर करे। ये यूनिवर्सिटी अगर टेक ओवर हो जाती है तो सबसे बड़ा काम मुसलमानों के हक में ये होगा, सबसे बड़ा काम ये अल्पसंख्यकों के हक में होगा। क्योंकि आजम खान जो इसको अपना घर और अपनी जागीर समझते थे, अपनी फैक्ट्री समझते थे, ये मुसलमानों का इदारा है। यहाँ पे सस्ते दामों पर शिक्षा मिलना चाहिए। हम हमेशा से यूनिवर्सिटी के पक्षधार रहे हैं और हम चाहते हैं कि अति शीघ्र इसको टेक ओवर सरकार करे और यहाँ पे बहुत मामूली दामों पर, जिस तरह से एएमयू के अंदर, जामिया के अंदर शिक्षा दी जा रही है, उसी पैटर्न पर, उसी तर्ज पर इस यूनिवर्सिटी को सरकार चले। इसके बारे में तो ये नहीं बताया जा सकता यहाँ से, क्योंकि ये नीतिगत विषय है और सरकार इसके बारे में जो भी निर्णय लेना चाहेगी लेगी। यहाँ से जो शिकायत थी, शिकायत के संदर्भ में 9 सदस्यीय जो समिति थी उसने एक शिकायत की जांच की थी और जांच के संदर्भ में यहाँ से 29 फरवरी को एक रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें लगभग 78 हेक्टेयर जो टोटल ज़मीन है जौहर यूनिवर्सिटी में, उसमें से वर्तमान में करीब 36 हेक्टेयर के आसपास लैंड शासकीय है, चाहे वो ग्राम समाज की है, चाहे राजकीय संपत्ति के रूप में है। और इसके अलावा जो वहाँ पैसा लगा हुआ है, जो धनराशि लगी हुई है, उसका जो आकलन कराया गया है उसमें लगभग 163 करोड़ रुपए में 88 करोड़ रुपए शासकीय स्रोतों से पैसा लगा हुआ है। तो जो हमारी 9 सदस्यीय समिति है जो यहाँ बनी हुई है, जिलाधिकारी के द्वारा जो बनाई गई है, उसने ये पाया। दूसरी बात है कि चैरिटेबल के रूप में इनको परमिशन दी गई है 12.5 एकड़ से अधिक जमीन रखने की। उन जमीनों को चैरिटेबल के आधार पर उप जिला मजिस्ट्रेट की एक रिपोर्ट आई है कि जो चैरिटेबल की शर्तें हैं, चैरिटेबल का जो कार्य है, उसको भी जो उसमें नियम और जो शर्तें दी गई हैं उसके अनुरूप नहीं हो रहा। चैरिटी के रूप में जो शिक्षा की व्यवस्था दी जानी चाहिए थी उसमें भी समस्या है। सस्ती फीस नहीं है शिक्षा को लेकर के और उसकी गुणवत्ता को लेकर के। तो उस रिपोर्ट में इस चीज़ों को उल्लेख करते हुए यहाँ से एक प्रस्ताव भेजा गया है। जालौन के कोंच में तहसीलदार राजेश विश्वकर्मा, नगर पालिका अधिकारियों ने
संयुक्त रूप से प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़ो अभियान चलाया, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। छापामार कार्रवाई के दौरान 16 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद की गई। जैसे ही इस अभियान की खबर अन्य दुकानदारों को लगी तो उनमें हड़कंप मच गया। साथ ही कुछ दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के शटर गिराकर दुकान बंद करके भागते नजर आए। देखिए, पॉलीथीन मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की संकल्पना जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ले रखी है और साथ ही साथ ये प्रधानमंत्री जी का भी स्वप्न है, उसी के क्रम में आज ये अभियान चलाया गया, जिसमें 2 व्यापारी ब्रजकिशोर और संतोष अग्रवाल, इनके यहाँ से प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद हुई और इनमें जब बरामद होने के उपरांत इनके द्वारा जुर्माना अदा नहीं किया गया, तो इनके विरुद्ध जो नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाए नहीं जानी थी, वो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर दी गई है।